हर घर पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार सांडिल्या, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजगाई, आज आपसे अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक की पहले अध्याय जनसंचार माध्यम पर आपसे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए पहले अध्याय के इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करें। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से निष्पन्न हुआ है, अर्थात संचार शब्द चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है चलना या चलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना या पहुंचाना। जैसे आपने कभी विज्ञान की कक्षा में पढ़ा होगा कि ताप जो है, गर्मी जो है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। टेलीफोन की तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ऐसे ही व्यावहारिक जगत में भी जब टेलीफोन या टेलीविज़न भी नहीं था, मनुष्य ने सामाजिक जीवन जीना प्रारंभ किया, तब भी संचार होता था और संचार भिन्न भिन्न प्रकार से आज करते हैं। तो संचार क्या है? तो संचार की संक्षिप्त परिभाषा ये हुई कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है, उसे संचार कहते हैं। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जो कुछ सीखता है, जो कुछ ज्ञान अर्जित करता है, उसको वो दूसरे से बांटे बिना नहीं रह सकता। एक संचार की अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा यह भी है कि संचार जीवन की निशानी है। हम जीवित हैं तो संचार के बिना नहीं रह सकते। यदि हम अकेले अकेले भी घर में हैं, तब भी हम कुछ चिंतन कर रहे होते हैं, कुछ मनन कर रहे होते हैं। हम विचार किए बिना नहीं रह सकते। विज्ञान में आप जानते हैं, मनुष्य के लिए वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन। होमोसेपियन का मतलब विचारशील मनुष्य, मननशील मनुष्य। मननशील प्राणी होने के कारण हमें मनुष्य कहते हैं। तो हम मनन किए बिना, चिंतन किए बिना नहीं रह सकते। संचार समाप्त होने का अर्थ है मनुष्य। कल्पना कीजिए कि हम लुंज पुंज हो जाएं, असहाय हो जाएं, जैसे आपकी कक्षा कक्ष के मेज कुर्सी हैं, हम बिल्कुल चूं तक भी ना करें। तो ऐसे में क्या जीवन संभव है? ऐसे में क्या जीवन का विकास संभव है? नहीं, कतई नहीं। तो संचार के बिना जीवन भी संभव नहीं है। हम परिवार में, समाज में एक व्यक्ति के रूप में संचार के जरिए अनेक नित्य प्रति की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचार करते हैं। संचार के बिना हम नहीं रह सकते। मानव सभ्यता का विकास की कहानी संचार के साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य जब भाषा का उसने विकास भी नहीं किया था, तब भी संचार का वो कोई साधन था, संचार का कोई सांकेतिक रूप था। संचार बाद में भाषा का विकास हुआ, लिपि का आविष्कार हुआ, संचार के अन्य साधन जैसे आज मोबाइल है, टेलीफोन है, अन्य संचार के और अन्य साधन हैं। तो इस प्रकार संचार के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। संचार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संचार से हम बहुत कुछ नियंत्रित करते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा होता है, तो यदि कोई बाधा हो, शोर हो, कुछ बच्चे बोल रहे हों, तो वो उनको नियंत्रित करता है। संचार से सूचनाएं, जानकारियां प्राप्त होती हैं। मैं जैसे कुछ मुझे समाचार ज्ञात हुआ तो मैं आपसे उसको साझा करूंगा, आप किसी और से साझा करेंगे। इस प्रकार सामाजिक संपर्क में हम सूचनाओं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मुझे कोई चिंता है, आपको कोई चिंता है, कोई कष्ट है, भावना में आप कुछ परेशान लग रहे हो या हो, तो अपनी भावनाओं, विचारों को अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, सज्जनों से, किसी से उनको साझा करेंगे। दरअसल संचार एक दूसरे से करते हुए हम अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं। संचार दो व्यक्तियों तक ही सीमित एक घटना नहीं है। संचार के तहत हम अधिक से अधिक व्यक्तियों, हजारों, लाखों के बीच भी संचार करते हैं। संचार का ये जो माध्यम है, ये आमने सामने नहीं होता। संचार का ये माध्यम तकनीकी होता है। इसमें कुछ तकनीकी, जिसमें हमारी ध्वनियों को कई गुना करके आकाशवाणी के माध्यम से, या हमारी ध्वनियों को, प्रकाश की तरंगों को टेलीविज़न के माध्यम से, या हमारे बोले गए, कहे गए शब्दों को लिखित भाषा के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, लाखों, हजारों, जहाँ जहाँ भी उसको कोई पढ़ रहा हो, कोई सुन रहा हो या कोई देख रहा हो, वहाँ तक पहुँचाने का माध्यम है। तो संचार आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप ये समझें कि संचार कोई एक वस्तु नहीं है, संचार कोई एक घटना नहीं है, संचार एक प्रक्रिया है। और संचार एक प्रोसेस है। और जब हम मान रहे हैं कि संचार एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में एक से अधिक उसके तत्व होते हैं। तो संचार का पहला अनिवार्य तत्व होता है स्रोत या संचारक। स्रोत को अंग्रेजी में रिसोर्स भी कहते हैं। जो चीज़ जहाँ से निष्पन्न हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो, वो उस वस्तु, वो उस चीज़ का, उस जानकारी का स्रोत कहलाता है। जैसे कहीं जल प्राप्त होता है, उसको जल स्रोत कहते हैं।
जहाँ से किसी को कुछ जानकारी, सूचना मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसको स्रोत व्यक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। संचारक या स्रोत किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के अपनी भावनाओं, विचारों को एक संदेश का रूप देकर के किसी प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है, तो तब संचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो संचार का अनिवार्य तत्व, जिसको हम कंपल्सरी कहते हैं, संचारक या स्रोत कहलाता है। संचार का दूसरा तत्व जो है वो कूटीकृत या एनकोडिंग कहलाता है। कूटीकृत का मतलब कि जैसे हम कुछ भी कह रहे हैं उनको किसी भाषा के रूप में, किन्हीं चिन्हों के रूप में संप्रेषित करने की, भेजने की कोशिश करते हैं, तो इसे कूटीकृत या एनकोडिंग कहते हैं। भाषा भी एक तरह का कूट चिन्ह ही है। भाषा में भी जैसे आपका नाम रमेश है तो रमेश, दुनिया के सारे लोग इसी तरह नहीं इसको लिखेंगे। कई इसको RAMESH इस तरह लिखेगा, कोई किसी दूसरी भाषा के अन्य चिन्हों में कुछ अलग से लिखेगा। तो वस्तुतः भाषा भी एक कूट चिन्ह ही है। इसलिए हम संचार का दूसरा तत्व भाषा न कह करके उसे कहते हैं कूटीकृत या एनकोडिंग। एनकोडिंग जो है हम उस तरह से करते हैं कि जिस प्राप्तकर्ता तक हम संदेश पहुंचा रहे होते हैं उस प्राप्तकर्ता तो को भी उस कूट का, उन चिन्हों का, उस एनकोडिंग का ज्ञान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, आपको इस भाषा का ज्ञान है, मुझे ऐसा पहले पता होना चाहिए। यदि मेरी भाषा मेरे कहने के ढंग से आपको, जो मेरा वक्तव्य विषय है वो नहीं समझ आ रहा है, तो इसका तात्पर्य कि मेरा जो कूटीकृत है, मेरी जो एनकोडिंग है, वो प्राप्तकर्ता को ध्यान में रख करके नहीं की गई है। अतः उसमें बाधा, हमारे संचार में बाधा हो सकती है। तो संचार का दूसरा तत्व जो है एनकोडिंग कहलाता है। एनकोडिंग पर संचार का पूरा अधिकार होना चाहिए। एक सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उसे उस एनकोडिंग को एक संदेश के मुताबिक आगे बोलना या लिखना भी आना चाहिए। तो आगे तीसरा तत्व संचार प्रक्रिया का संदेश कहलाता है। एनकोडिंग को हम एक संदेश का रूप देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मोबाइल पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स को चलाते हैं, फिर एक मैसेज टाइप करते हैं, उन अंकों को, उन चिन्हों को दबा करके आप एक संदेश बनाते हैं। तो वो संदेश जितना सरल होगा, स्पष्ट होगा, उतना ही संचार प्रक्रिया सफल होगी। तो संचार प्रक्रिया का अगला चरण जो है संदेश कहलाता है। संदेश स्पष्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और प्राप्तकर्ता तक को समझ आना चाहिए। और यदि वो सरल होगा, स्पष्ट होगा, तो प्राप्तकर्ता को भी समझ आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संदेश का भी महत्वपूर्ण जो है वो प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। संदेश यदि सरल नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, डॉक्टर आपसे बहुत कुछ कह रहा है, उसका वक्तव्य, उसका संदेश हमें समझ नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर का कहना जो है संचार प्रक्रिया में हमारे लिए बाधक है। तो हम संदेश को प्राप्तकर्ता को ध्यान में रख करके संप्रेषित करते हैं, अर्थात उसको उसका रूप देते हैं, उसको भेजते हैं। तो संचार प्रक्रिया का अगला तत्व है चैनल। चैनल को हिंदी में बोलते हैं माध्यम। अब जो संदेश हमने लिखा या हमने बोला, उसको किसी माध्यम से, जैसे ध्वनि तरंगों के माध्यम से, आकाशवाणी के रूप में, रेडियो के रूप में, या छपे हुए शब्दों के रूप में, मैंने प्रेस नोट स्कूल का लिखा कि आज विद्यालय में ये घटना घटी, हमारे विद्यालय में इस तरह का समारोह इस तरह से हुआ, इस तरह से आनंदपूर्ण ये समारोह का समापन हुआ। तो जो मैं लिख करके भेज रहा हूँ वो अखबार पर कल छपे हुए शब्दों के रूप में जब आता है, तो बिलासपुर के पेज पर छपकर बिलासपुर के बहुत सारे लोग उसको जब पढ़ते हैं, तो वो छपे हुए शब्दों के माध्यम तक वो प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचता है। तो ये जो चैनल है हमारा, ये छपे हुए शब्द अर्थात समाचार पत्र हैं। तो इस प्रकार ध्वनि तरंगों के रूप में, टेलीफोन, मोबाइल के रूप में, या टेलीफोन के रूप में, टेलीविज़न के रूप में, इंटरनेट के रूप में संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता तक पहुँचाया जाता है। यदि चैनल में भी कोई डिस्टर्बेंस हो, उदाहरण के तौर पर दिल्ली से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सीधा प्रसारण हो रहा है, यदि हमारा जो टेलीविज़न है उसमें कोई बाधा हो, या हमारा टेलीविज़न भी ठीक है परंतु बीच में कहीं इंटरनेट की बाधा हो, किसी संदेश की किसी बीच में कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें कोई बाधा हो, कोई डिस्टर्बेंस हो, तब भी प्राप्तकर्ता तक जो हमारी संचार है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है, पूर्ण रूप से वो जानकारी नहीं पहुंचाई जाती है। तो संचार का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व चैनल होता है, अर्थात माध्यम होता है। संचार का अंतिम जो तत्व होता है वो प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। प्राप्तकर्ता जो है वो संचारक द्वारा प्राप्त संदेश का कूटवाचन करता है, अर्थात जो उसने कुछ लिखा, जो उसने कुछ कहा, उसके अर्थ को खोलता है, उसके उन कोडों में, उसके कूटीकृत में जो संदेश निहित है उसको समझने की कोशिश करता है या उसको समझता है। जैसे प्राप्तकर्ता जो है वो संचारक की एनकोडिंग को डिकोड करता है। संचारक ने जो संदेश एनकोड किया था और माध्यम के माध्यम से वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया था, तो प्राप्तकर्ता उस संदेश को डिकोड करता है, अर्थात उसके अर्थ को खोलता है। तो
संचार का अंतिम जो तत्व होता है वो रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहलाता है। तो संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों को उस उस कूट का, उन कूट चिन्हों का, उस लिपि का, उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ये तभी सफल संचार होगा, अन्यथा सफल संचार नहीं होगा। इसको आप एक चित्र के माध्यम से आप समझ रहे हैं। जैसे एक छात्र है, दूसरे छात्र से कुछ कह रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर वो वृक्ष के बारे में कह रहा है, किसी आम के पेड़ की चर्चा कर रहा है, तो उसके कहने से प्राप्तकर्ता के दिमाग में भी पेड़ क्या होता है, आम का पेड़ क्या होता है, इसके बारे में उसको अर्थ को वो खोल रहा होता है, अर्थात वो समझ रहा होता है। तो इस प्रकार संचारक की एनकोडिंग को प्राप्तकर्ता डिकोड करता है, तभी उसके अर्थ को समझता है। तो उसके ये संचार की प्रक्रिया का एक चित्र आप देख रहे हैं। फीडबैक का महत्वपूर्ण जो है, आप यह देखिए, यहाँ समझिए। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संदेश का लक्ष्य, संचार प्रक्रिया का लक्ष्य प्राप्तकर्ता ही होता है, परंतु फिर भी जब तक वो प्राप्तकर्ता अपनी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया जो है वो करके फीडबैक नहीं भेजता है, तब तक ये नहीं समझा जाता है कि हमारा संचार हुआ, संचार प्रक्रिया सफल हुई। तो संचार प्रक्रिया का छठा और अंतिम तत्व कहलाता है फीडबैक। अब आप समझें कि संचार के कितने प्रकार हैं। संचार के मुख्यतः हम कहें कि संचार के दो प्रकार हैं, एक मौखिक रूप से और एक अमौखिक रूप से। मैं जैसे अभी आपसे मौखिक रूप से भी संचार कर रहा हूं और छपे हुए शब्द आप देख रहे होंगे, तो ये इस प्रकार हम संचार कर रहे हैं। तो मौखिक और अमौखिक दोनों रूप से हम संचार कर रहे हैं। तो मौखिक का मतलब मुख से बोल करके, ध्वनि के माध्यम से। अमौखिक का मतलब सांकेतिक। अमौखिक का मतलब किसी छपे हुए शब्दों के माध्यम से, किसी अन्य इशारों से, किसी अन्य ध्वनियों से, या अन्य किसी चैनल के माध्यम से। तो संचार प्रक्रिया को समझने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि संचार हम दो तरह से करते हैं, एक मौखिक रूप से और एक अमौखिक रूप से। अब आप समझें कि संचार के कितने प्रकार हैं। संचार के 4 प्रकार हैं। एक अंतः वैयक्तिक, अर्थात जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, अकेले ही होते हैं, हमें अपने भावनाओं विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई साझेदार नहीं मिलता, तब भी हम समझें कि हम संचार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तब भी हम कुछ न कुछ संचार कर रहे होते हैं। संचार प्रक्रिया का पहला प्रकार है अंतः वैयक्तिक संचार, और संचार प्रक्रिया का दूसरा प्रकार है अंतर वैयक्तिक संचार। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको पेन चाहिए, आप किसी से बात करते हैं, आज क्या गृह कार्य अध्यापक ने कराया, मैं नोट नहीं कर पाया, तो आप मुझे अपनी कॉपी कल के लिए दे देंगे, आप पुस्तक मुझे दे देंगे। तो ये सब आप जब आपस में विद्यार्थी बात कर रहे हैं आप परस्पर, तो ये अंतर वैयक्तिक संचार है। अंतर वैयक्तिक संचार का मतलब दो व्यक्ति जब आपस में आमने सामने संचार करते हैं, और आमने सामने का तात्पर्य फिजिकली आमने सामने ही नहीं, आप मोबाइल पर भी दो व्यक्ति संचार कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार का संचार भी अंतर वैयक्तिक संचार कहलाएगा। तो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, पारिवारिक सामाजिक जो हमारी ज़रूरतें हैं, रिश्ते हैं, उनको निभाने के लिए हम इस अंतर वैयक्तिक संचार को प्रभावी और कुशल ढंग से निभाते हैं। सोचिए, समाज में कोई ऐसा बच्चा होता है, वो ज़्यादा बात नहीं करता है, चुप चुप रहता है, तो उसके बारे में लोगों की धारणा बन जाती है वो बच्चा ऐसे ही है। तो इस प्रकार अंतर वैयक्तिक जो संचार है, उस संचार को बड़ी कुशलतापूर्वक निभाने की भी ज़रूरत होती है, ताकि समाज में एक संपूर्ण रूप से हमारा व्यक्तित्व जो है पूर्ण रूप से निखरे। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके सामने जो आपका इंटरव्यू लेने वाले जो मुखिया हैं, वो आपसे जो पूछ रहे हैं, तो यदि आप बिल्कुल निर्भीक रूप से आप उसका उत्तर उनको दे पाते हैं, तो वो आपका अंतर वैयक्तिक संचार आपकी पर्सनैलिटी को और आपके जो योग्यता है उसका प्रमाण भी वहाँ होता है। संचार प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है समूह संचार। जैसे कक्ष में हम पढ़ाते हैं, अध्यापक बहुत सारे बच्चों से चर्चा कर रहा है, समूह में चर्चा कर रहा है, आमने सामने, या प्रिंसिपल महोदय प्रार्थना सभा में आपको किसी विषय के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपको संबोधन, हम सबको संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संचार है वो समूह संचार कहलाता है। बहुत सारी छोटे बड़े समारोह में इस प्रकार का संचार जो है वो किया जाता है। तो संचार का ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है और आखिरी प्रकार है जनसंचार। और इस जनसंचार को समझना आपके लिए एक जो है, ये हमारा विषय है, अगला जो पाठ्यक्रम का विषय है वो जनसंचार और जनसंचार माध्यम, ये आपके पाठ्य पुस्तक के इस अध्याय का नाम है। अतः जनसंचार को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप बड़े ध्यान से समझें। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जन का मतलब जनता, बहुत सारे लोगों के बीच में जब हम आमने सामने नहीं अपितु किसी तकनीकी, किसी यांत्रिक माध्यम से संचार करते हैं या संचार करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार का संचार जनसंचार कहलाता है। जनसंचार में किसी तकनीकी के माध्यम का प्रयोग किया जाता है और हमारी ध्वनियों को, हमारे कहे हुए शब्दों को या चित्रों को
कई कई गुना, लाखों करोड़ों की संख्या में अखबारों में, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न या इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और असंख्य जो लोग हैं दुनिया, देश के कोने-कोने में उसको उस संचार को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का संचार जो है वो जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के माध्यम हैं जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये जनसंचार के माध्यम हैं। मोबाइल पर आप जो बात कर रहे हैं वो जनसंचार माध्यम, मोबाइल एक जनसंचार माध्यम नहीं है। आशा है आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे और आगे ये विषय आप अच्छे से समझे होंगे तो फिर आप जनसंचार विषय को भी बड़े अच्छे से समझेंगे। अब आप छोटे-छोटे प्रश्नों का उत्तर दे पाने में समर्थ हुए होंगे। आप ज़रा अपने आप को जाँचें कि क्या ये विषय सुन करके, पढ़ करके आप क्या योग्य हुए। संचार के शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो आपको पता होगा संचार की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। सम इसमें उपसर्ग है। सम का मतलब सम्यक प्रकार से, चर सम्यक प्रकार से किसी व्यवस्थित तरीके से चलना या चलाना, पहुंचना या पहुंचाना। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार के विभिन्न माध्यम हैं मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, फैक्स, पत्र लेखन, मौखिक अमौखिक रूप से बहुत सारे संचार के अन्य माध्यम और इसके अतिरिक्त जनसंचार के मुख्य माध्यम है इंटरनेट, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। सिनेमा भी एक जनसंचार का माध्यम है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर फ्रैम के अनुसार संचार की क्या परिभाषा है? मशहूर संचार शास्त्री विल्बर फ्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। यदि मनुष्य जो भी अनुभव उसको होता है, सुख दुखात्मक अनुभूतियाँ होती हैं, उसको वो दूसरों से शेयर किए बिना, साझा किए बिना नहीं रह पाता है। आप जब अपने घर में ही कहीं थोड़े से नाराज़ माता पिता से हो जाते हैं तो अपनी नाराज़गी जताते हैं, आप चुप रह करके ही या किसी और माध्यम से दिखा देते हैं। तो अनुभव की साझेदारी किए बिना आप नहीं रह सकते। इसी को संचार की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। संचार के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो संचारक, एनकोडिंग, संदेश और माध्यम, माध्यम के बाद प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता के बाद फीडबैक, ये संचार प्रक्रिया के तत्व है। तो मौखिक अमौखिक दो रूपों से में हम संचार करते हैं और वैसे संचार के चार प्रकार हैं। अंतःव्यक्तिक एक, दो अंतर्व्यक्तिक, समूह संचार तीसरे प्रकार का और चौथे प्रकार का संचार जनसंचार। जनसंचार संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ, किसी भावना के साथ अपने विचार, संदेश को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है तो संचार की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो संचार की शुरुआत होती है। तो आशा करता हूं आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे और आगे आप ये विषय यदि अच्छे से समझ गए होंगे तो फिर हम जनसंचार विषय को आने वाले दिनों में समझेंगे। धन्यवाद।